हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, न्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल स्टूडेंट जो सेकंड एग्ज़ाम में की तैयारी के लिए बैठ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो आपके लास्ट एग्जामिनेशन जो फर्स्ट एग्जामिनेशन था एमपी बोर्ड का, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसके ही क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें मैंने सारे आंसर्स आपको जो पार्ट 1 करके करूँगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ होंगे, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, सही विकल्प वाले होंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो होंगे। 5 क्वेश्चन को मैं पार्ट 1 में कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको जो सेकंड एग्जामिनेशन आप देने जाने वाले हैं, जो कि आई थिंक जून में जो होने वाली है, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। मतलब ये आपका फर्स्ट पेपर है, इसका ही सॉल्यूशन है। इसको 4 पार्ट में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। और यही क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसके साथ साथ में इसमें क्या रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले। मैं तो चाहूँगा कि आप पूरा पढ़ें, लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो हेल्प मिलेगी। ओके, तो अगर हम देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यू। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब सही विकल्प चुनिए, पहला क्वेश्चन था, जो कि आपकी एमपी बोर्ड का 2025 का जो पेपर था फिजिक्स का, उसमें थे। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर 14 से लिया गया है। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होते हैं। तो बच्चों, 2 प्रकार के एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। तो इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक, तो एन में जो होते हैं वो बहुसंख्यक की बात करें तो उत्तर करके अगर मैं लिखूं बहुसंख्यक, उत्तर करके क्या लिखूं बच्चों, बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक में याद रखना है आपको। तो बहुसंख्यक में क्या याद रखेंगे आप, बहुसंख्यक में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक में क्या होंगे, एन में होंगे इलेक्ट्रॉन। तो लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं एन प्रकार के अर्धचालकों में। अगर पी प्रकार का अर्धचालक है और उसमें बहुसंख्यक का पूछते हैं तो वो होल होंगे या विवर जिसको कहते हैं वो होंगे। और अगर पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक पूछते हैं तो पी प्रकार में हो जाएंगे होल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी के लिए आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है वो बच्चों होता है 1। वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या, परावैद्युतांक जो होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो कितना होता है, 1 होता है। और धातु के लिए भी पूछा जाता है। तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। धातु का क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पेपर के आंसर पर अगर बात करें तो क्या होगा, 1 होगा बच्चों। तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिर रहता है, स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर आवेश गतिमान हो जाता है तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कौन, गतिमान आवेश। और अगर दोलन करने वाला आवेश होता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग को भी उत्पन्न करता है ना। लेकिन अभी की बात करें तो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E तथा B दोनों को उत्पन्न करता है। डी वाले पार्ट में आते हैं बच्चों। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम क्या पालन करता है। तो इसमें अगर देखा जाएंगे तो आपके पास 4 एमसीक्यूज हैं, लेकिन मैं एमसीक्यू नहीं, टॉपिक को ही मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने का सोचा है और इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। किरचॉफ का धारा वितरण का नियम, इसको ही हम किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। और ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, संरक्षण के नियम पर। और अगर द्वितीय नियम की बात करते हैं तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। लेकिन यहाँ प्रथम नियम की बात चल रही है, तो प्रथम नियम किस पर आधारित होगा बच्चों, आवेश संरक्षण के नियम पर। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा रहा है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा रहा है, आवेश का ट्रांसफर किया जा रहा है, या आवेश से संबंधित है और आवेश के संरक्षण से संबंधित आप लिख देंगे किरचॉफ का धारा का वितरण नियम। और द्वितीय नियम क्या बोला है मैंने, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तीसरा देखते हैं, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है ना। कौन सी घटना है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को नहीं दर्शाती है।
है ना, इसमें ऑप्शन थे, तो अगर बोले तो इसमें क्या लिख रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं, अगर इसमें लिखूं तो हो सकता है इनमें से यही ऑप्शन होगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है, ना कि प्रकाश की विद्युत प्रभाव, प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। बाकी व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये सब कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, ये सब तरंग प्रकृति को दर्शाता है। लेकिन जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है वो किसको नहीं दर्शाता है, तो तरंग प्रकृति को नहीं दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, देखो एक खोज आता है, एक व्याख्या आता है। तो अगर यहां पर अगर इसकी बात करें तो हेनरीज हर्ट्ज। अगर बात करें खोज की बात करेंगे तो हर्ट्ज आएगा। और अगर हम बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या में आइंस्टीन आता है बच्चों, ध्यान रखिए आइंस्टीन। अगर व्याख्या की बात करेंगे कि गणितीय व्याख्या किसने की प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो आप ध्यान रखिएगा आइंस्टीन। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो एक्यूरेट आंसर जो है हमारा वो कौन सा आना चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की तो वो हेनरीज हर्ट्ज। आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट हो गया है, पार्ट 1 का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है हमारा फिलप्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए हम क्वांटीकरण वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई करते हैं। Q यहां पर दिया है 1 कूलॉम आवेश, एन आपको निकालना है और E की वैल्यू आपको पता है, तो E की वैल्यू आपके पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, जैसा कि आपको पता है। जब हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास n बराबर क्या जाता है, Q अपॉन E, और Q की जगह लिखेंगे 1 और E की जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये भी 1 कूलम है तो कूलम से कूलम कैंसिल हुआ। जब इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 जाएगा। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बच्चों इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है, देखिए 2 प्रकार की तरंगे हमने पढ़ी है क्लास 11 में, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ट्रांसवर्स नेचर की अनुप्रस्थ होती है, इसका आंसर आपका अनुप्रस्थ जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई जो टेंजेंट उसमें ड्रॉ करते हैं, जिसको स्पर्शज्या रेखा बोलते हैं, स्पर्शज्या रेखा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शज्या रेखा उस बिंदु पर क्या बताएंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है दोनों के क्षेत्र में। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, टेंजेंट लाइन जो होगी या टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो आपको टोटल जो विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बताता है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा था, चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। प्रकाश के खालिस्तान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ये प्रकाश के जो व्यतिकरण की जो घटना होती है, व्यतिकरण जिसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। तो ये भी याद रखेंगे आप। व्यतिकरण की घटना क्या होती है वो आपको पता ही होगा, और नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वो टॉपिक अलग से बना दूंगा। वैसे तो मेरे वीडियो है ऑलरेडी, फिर भी अगर आपको कोई लगे डाउट तो टॉपिक वाइज भी आप डाउट पूछ सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में आप अपवर्तन कोण तथा 90 डिग्री होने पर, यहां पर कितना डिग्री आ जाएगा कोण बेटा, 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब बोलते हैं, जब घटना में क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तभी आप आपतन कोण को क्या बोलते हो, क्रांतिक कोण बोलते हो। अगर देखा जाए तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा भी बन सकती है। अगर आपसे पूछे क्रांतिक कोण तो आप बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस्तान फोकस दूरी का अभिसारी लेंस है। मतलब अभिसारी की बात करें तो उत्तल लेंस ही है, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी जो होती है वो कम होती है, और उसकी जो क्षमता जो होती है, क्षमता को हम बोलते हैं सामर्थ्य जो होती है वो अधिक होती है। सामर्थ्य क्या होगी उसकी, अधिक होगी, और फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखें, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, फर्स्ट पार्ट का सेकंड भाग भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे पार्ट में आते हैं, जो कि आपका मैच दी कॉलम है। मैच दी कॉलम में सत्य असत्य है। क्या है बच्चों, सत्य असत्य है। चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अगर मैं बोलूं ये एक चालक है तो इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र जैसे ही हम आवेश रखते हैं इसके अंदर तो ये क्या होता है। अगर मैं खोखले चालक की बात कर लेता हूं, चलिए सारा का सारा आवेश कहाँ जाता है, सरफेस पे जाता है, तो कुल विद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और विभव क्या हो जाता है, विभव समान हो जाता है, मतलब नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं बोलूं इसका, अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो हम कह सकते हैं ये सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देखें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती हैं। तो अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को अगर ड्रॉ करूं तो ये मैंने एक मैग्नेट बनाया है, एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ गई और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो हम कहें कि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ टू साउथ जाएंगी और साउथ टू नॉर्थ नहीं आएंगी। अगर ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जानी ही है। तो हम कह सकते हैं ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमारे लिए क्या होगा, सत्य होगा। हाँ, ये बंद पाश ही बनाती है। लेकिन अगर ये विद्युत क्षेत्र की बात करते तो विद्युत क्षेत्र बंद पाश या क्लोज लूप नहीं बनाती है, खुला वक्र बनाती है वो, है ना। आगे बताते हैं, खुला मतलब बंद पाश नहीं बनाती है विद्युत क्षेत्र, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। नहीं, इनकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, लेकिन उन्होंने किसका पूछ लिया, आवृत्ति का। तो इसको हम कह देंगे गलत। ये गलत है हमारे, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें ये सत्य और असत्य में ये क्या है, असत्य है ना। दीर्घ रेडियो तरंगों का बोला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये इसमें क्या बोल देते हैं, रेडमैन बॉलेट इन्फॉर्मेटिव एक्स गन, गामा की बात कर लेते हैं कि गामा जो तरंगे होती है अगर उनका पूछ लेते और बोला कि आवृत्ति सर्वाधिक होती तो सत्य हो जाता, लेकिन अभी इसके लिए क्या होगा, असत्य होगा। चलो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ये होने वाले हैं ना, ये इतने हो चुके हैं। एक अध्रुवित प्रकाश तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपवर्तित रहता है। नहीं, ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये वाला भी इसके लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो 4 क्वेश्चन के हम आंसर देख चुके हैं। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, और अब 5 वाले पे आते हैं, क्या है देखते हैं। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है। हाँ सही है, एक पूर्ण चक्र होने के लिए औसत विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो औसत जो धारा होती है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य। तो सत्य, सत्य, असत्य, असत्य और सत्य, 3 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चौथे पार्ट पर आते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी अलग से ना मिलाकर उसके सामने ही लिख दिया है, सही आंसर लिख दिया है। तो प्रकाश की तीव्रता के लिए हम फोटोन की संख्या, जितनी फोटोन की संख्या ज्यादा होगी उतना ही प्रकाश ज्यादा क्या कहेंगे, प्रकाशित होगा, ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। तो तीव्रता किस पर डिपेंड करेंगी, फोटोन की संख्या पर। प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो फोटोन की जो आवृत्ति होती है वही प्रकाश की आवृत्ति होगी। कार्यफलन, कार्यफलन की परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो बोलेंगे सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की होती है उसको ही हम बोलते हैं कार्यफलन, न्यूनतम ऊर्जा को। तो यही इसका सही आंसर है। सब सामने ही लिखे हैं, सही लिखा है, ये अलग से मैच करने की जरूरत नहीं है। द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग जो बनती है वो हमेशा गतिशील कण से बनेगी। द्रव्य तरंग किससे बनेगी, गतिशील कण से ही बनेगी। अगर कण विरामावस्था में है, मोमेंटम नहीं है उसके पास, मतलब मोमेंटम को हम बोलेंगे संवेग नहीं है, तो उसकी कोई भी द्रव्य तरंग नहीं बन सकती। द्रव्य तरंग को आप डी ब्रोगली तरंग भी कह सकते हैं। ये वाला पार्ट देखेंगे, दहलीय आवृत्ति। दहलीय आवृत्ति क्या है, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम जो आवृत्ति होती है धातु की उसी को बोलते हैं दहलीय आवृत्ति। अगर देखें तो ये परिभाषाएं भी लिखी है इनके सामने, है ना, ध्यान रखिएगा। एक वाला प्रकाश की कणीय प्रकृति क्या है, फोटोन। प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है मतलब फोटोन का नेचर कैसा होता है, कण का नेचर का होता है।
फोटोन क्या है, कण के नेचर है, ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, और उनको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल नेचर या कण प्रकृति कह सकते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन हमने सही जोड़ी या मैच दी कॉलम देख लिया होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चे। लास्ट पार्ट इसका, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 मार्क्स के तो 2 मार्क्स का एक वीडियो बनाऊंगा 3 मार्क्स का, और एक लास्ट वाला जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसका बना दूंगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, किसमें आ गए हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी फिलिप्स का सॉल्व किया था वही है, तो कुछ नहीं लिखना है आपको। ये कुल आवेश बराबर होता है एन ई, कुल आवेश बराबर क्या होता है, एन ई। यहां पर आपको बताना होगा किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो क्यू हो जाएगा, है ना, कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, इसका आंसर हो जाएगा। एन क्या है, एन है एक इंटीजर है या पूर्णांक है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है, ठीक है। और ई तो सबको पता है, किसी न्यूनतम जो आवेश होता है वो 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ये ई की वैल्यू है। तो आई होप पहला क्वेश्चन का आंसर भी आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट पर देखते हैं। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि, आवृत्ति की कोटि की पूछा बच्चों, तो आवृत्ति की कोटि जो होती है वो 10⁻14 हर्ट्ज होती है ना। तरंगदैर्घ्य की अगर बात करते हैं तो वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर ये किसके लिए होता है, तरंगदैर्घ्य के लिए 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। लेकिन ये किसकी बात होती तब, तरंगदैर्घ्य की बात होती तब। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, आवृत्ति का पूछा है, इसलिए हम आवृत्ति बोलेंगे 10⁻14 हर्ट्ज की होती है। सी वाले पार्ट में देखेंगे बच्चों, 0.5 प्लस भी लगा है इसमें, आगे क्वेश्चन में प्लस भी लगा है 0.5, तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेंस है। तो पहले तो आपको लेंस का भी पता होना चाहिए, तो लेंस ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और धनात्मक अगर फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता जो है या सामर्थ्य जो है, शक्ति है, वो भी क्या होगी, धनात्मक ही होगी। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/0.5 लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5, और 10/5 अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वल में जाएगा +2, और इसकी यूनिट होती है बेटा डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो आप बोल देंगे प्लस, अब ऐसे कोई क्वेश्चन भी न्यूमेरिकली आ जाए आपको, तो देन यू कैन सॉल्व इन इजी मैनर, ठीक है। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो चाहे स्व प्रेरकत्व हो, उसके लिए एसआई मात्रक होगा हेनरी। एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, हेनरी। आप दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के नेम पर है तो आप ये लिख दीजिएगा, इसका एसआई मात्रक होगा हेनरी। आखिरी वाला देख लेते हैं इसका, और ये हमारा पार्ट 1 जो 2025 में जो सेट बनाया था, इन सेट 1 का ही है, और सेट तो सभी सेम ही होते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये एक सेट का ही आंसर मैं लिख रहा हूँ। और इसमें अगर कोई डाउट हो कोई टॉपिक में तो आप पूछ लीजिए, टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए। पेपर तो सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए, वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। तो वर्ग माध्य मूल मान को हम बोलते हैं RMS, और ये होता है I0, मतलब शिखर मान बटे √2 होता है, शिखर मान बटे √2, या इसी को हम लिखें तो लिख सकते हैं 0.707, और I0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं IRMS जो मान होता है वो 70.7% होता है, किसका, I0 का। कितना होता है बच्चों, 70.7% जो मान होता है वो किसका, I0 का है। वैसे आपको ये वाले 2 पार्ट लिख सकते हैं इसके आंसर के लिए, जैसा कि आपने लिखा भी होगा अगर फर्स्ट एग्जाम में आपने दिया होगा, अगर ये अटेम्प्ट किया होगा तो। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में समझ में आ जाएंगे, जो कि आपके 2025 का पेपर है उसमें। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, नहीं समझ में आ रहा टॉपिक, देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।